हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग सभी को यूट्यूब चैनल ब्राइट कोचर लाइव में। तो साथियों, आज की क्लास हम लोग फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जो हम लोग डिस्कस किए थे पिछले क्लास में सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। तो पिछले 3 दिनों से हम लोग अंकित सर बुक का कवर कर रहे हैं, जिनमें से हम लोग केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। यह बुक जो है सो स्पेशलिस्ट किसके लिए है, तो स्पेशलिस्ट आरआरबी ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी के लिए है। तो इस बुक से पता ये चलता है कि एग्ज़ाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था और आगे किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अधिकतर बार एग्ज़ाम में ये होता है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके रिलेटेड से क्वेश्चन पाने की उसके अगल बगल से क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे कि अभी सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, इसे कास्टिक सोडा कहते हैं, तो इसके अगल बगल से पूछ लेगा कि इसका पीएच मान जो होता है जो कितना होता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। यानी कि जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उस क्वेश्चन के ऑप्शन से भी एग्ज़ाम में रिपीट होती है, तो इसलिए हम लोग सॉल्यूशन सहित डिस्कस करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि यदि आप समझेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, तो इस टाइप से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो से क्या है, यह जो से क्षार है, ठीक है। तो क्षार का पीएच मान जो होता है सो कितना होता है, 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक जो होती है वह क्षार का पीएच मान होता है, और 7 से जो कम होता है वह अम्ल का पीएच मान होता है, और जो 7 होता है वह उदासीन होता है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब हम बात करते हैं कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के कास्टिक सोडा भी कहते हैं, और जो क्षार जो होता है वह क्या करता है, तो क्षार जो होता है सो वह लाल लिटमस पत्र को वह नीला रंग में कर देता है, जबकि अम्ल जो है, अम्ल क्या करता है, अम्ल जो है वह नीला को लाल कर देता है। तो यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक इसी तरह वीडियो पाने के लिए। अब हम लोग बात करते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है NaOH है, इसका प्रयोग जो से कहाँ कहाँ है। तो इसका प्रयोग जो है सो साबुन को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। कपड़ा एवं कांच उद्योग में सफाई आदि करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं हम लोग सामान्य रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जाता है। तो जब अम्ल अभिक्रिया करता है किससे, क्षार से, तो दोनों जब मिलता है तब क्या चीज़ का निर्माण होता है, लवण और जल का निर्माण होता है। तो इसी को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि किस प्रकार से देख सकते हैं। तो सोडियम क्लोराइड जो से क्या है, एक प्रकार का लवण है, ठीक है, क्या है, लवण है। अब देखते हैं जो बनता है तो किससे बनता है, तो तीर अम्ल और मंद क्षार से। तो ध्यान दीजिएगा कैसे बनता है। सोडियम क्लोराइड जो एक प्रकार का क्या है, लवण है, यह बनता कैसे है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे देख सकते हैं सोडियम क्लोराइड बनता कैसे, तो जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से तब निर्माण होता है NaCl का, यानी सोडियम क्लोराइड का तब निर्माण होता है। और किसका निर्माण होता है, तो जल का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये बना है वह किससे बना है, तो अम्ल जो इसे कैसा है, सोडियम क्लोराइड, यानी कि जो बनता है कैसे बनता है, तो तीर अम्ल और तीर क्षार से बनता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होती है क्या होती है, तीर अम्ल होती है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्या है, एक तीर क्षार है, तो इससे दोनों मिलकर बनता है, इससे मिलकर बनता है। अब हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराने पर यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया का कहलाती, जो अभी हम बात किए थे। अब अगला क्वेश्चन है, एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है। तो यदि हम अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया कराते हैं तो क्या उत्पन्न होता है, तो लवण और जल का निर्माण होता है। क्या चीज़ का, लवण और जल का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में देखने को मिल रहा है, तो डी में देखने को मिल रहा है। अब हम देखते हैं सोडियम क्लोराइड, ये क्या है, ये लवण है, ठीक है, लवण है, और ये क्या है, H2O जल का फॉर्मूला है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान जो होती है वह क्या होती है। तो अत्यधिक अम्लीय पीएच का मान, तो पीएच मान जो होती है यानी कि मजबूत, ठीक है,
तो आज यदि बोलेंगे कि अत्यधिक अम्लीय यानी कि 7 से जब कम है तो पीएच मान उसका क्या होता है, अम्लीय। तो अत्यधिक अम्लीय तो 0 हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है। जितना घटेगा, जैसे कि 7 है, ठीक है, 7 है तो इससे यहाँ पे 6 है, तो इससे ज़्यादा अम्लीय कौन होगा, अत्यधिक अम्लीय 6 होगा, और यदि ऑप्शन में 0 है तो 0 हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का जो पीएच मान जो होती है वह 0 होती है। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान कितना होता है, तो 0 होता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पीएच का जो फुल फॉर्म होती है वह क्या होती है, तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इसका फुल फॉर्म होती है। पीएच मूल जो होती है सो क्या होती है, एक संख्या होती है जो पदार्थ की अम्लीय यानी कि अम्लीय और क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि पीएच मूल जो से क्या होती है, एक संख्या होती है जो पदार्थ का अम्ल और क्षार यानी कि अम्लीय और क्षारीय के बारे में बताता है। अब देखते हैं पीएच का मान जो होता है से कहाँ तक होता है, तो 0 से 14 यानी 0 से 14 के बीच में पीएच का मान होता है। अब देखते हैं जिन विलयनों के पीएच का मान 7 से कम होता है वह क्या कहलाता है, तो वह अम्ल होते हैं। जिन विलयन के पीएच मान 7 से अधिक होता है वह क्षार होती है, अभी बता चुके थे। और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, वो अभी डिस्कस कर चुके थे पहले क्वेश्चन में। अब हम लोग बात करते हैं निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का मान जो होता है सो पीएच, जलीय विलयन का पीएच जो है 7 से कम मतलब अम्लीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अम्लीय होना चाहिए। अब बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट क्या है, एक क्षार है। सोडियम क्लोराइड क्या है, यह भी क्षार है। अब देखते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी क्षार है। तो अमोनिया क्लोराइड जो इसे क्या है, तो अमोनिया क्लोराइड जो इसे यह अम्लीय है। क्या है, यह अम्ल है। तो अम्ल होगा तो इसका मान कितना होगा, 7 से कम होगा। अब देखते हैं अमोनिया क्लोराइड को जल में घोला जाता है तो यह उत्पाद के रूप में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब अमोनिया क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl। जब अमोनिया क्लोराइड को जल से अभिक्रिया कराई जाती है तब क्या चीज़ का निर्माण होता है, तब क्या चीज़ का निर्माण होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक का निर्माण होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि जब अमोनिया क्लोराइड को जल में घोला जाता है तब क्या चीज़ का निर्माण होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है जो एक परबल अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल परबल अम्ल है, ठीक है। NH4Cl के जलीय विलयन का पीएच मान जो होती है सो 7 से कम होती है, यानी अमोनिया क्लोराइड का पीएच मान जो होती है वह कितना होती है, तो 7 से कम होती है। अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। इनमें से किस विलयन का पीएच मान सबसे कम है, ये सारा जो से को विलयन है, ठीक है। लार है, क्या है, लार जो भोजन से पहले होता है, लाल यह भी लार होगा भोजन के बाद। कॉफ़ी, टमाटर का रस, तो इनमें से किस विलयन का पीएच मान सबसे कम होगा, तो ध्यान दीजिएगा कि लार का जो पीएच मान होता है भोजन से पहले वह 6.4 होता है, और जब भोजन के बाद लार का पीएच मान जो होता है सो 5.8 होता है, ठीक है। और कॉफ़ी का पीएच मान 4.5 से 6.0 होता है। टमाटर का रस का पीएच मान जो होती है सो 4.4 होता है। तो सबसे कम किसका देखने को मिल रहा है, टमाटर का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का सूचक नहीं है। अम्ल क्षार का सूचक नहीं है, तो स्टार्च पेपर जो है वह अम्ल और क्षार का सूचक नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, क्योंकि मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फथालीन और लिटमस जो है सो अम्ल और क्षार का सूचक है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अम्ल और क्षार का सूचक कौन कौन सा है। फिनोल्फथालीन, मेथिल ऑरेंज, लिटमस पेपर अम्ल क्षार का सूचक है, ठीक है। जबकि स्टार्च पेपर जो है अम्ल क्षार का सूचक नहीं है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में क्या होती है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में क्या है, आप यहाँ पे समझ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में डैश होता है, तो आप लोग जानते होंगे कि एल्युमिनियम जो होती है सो कैसा होती है, तो प्रकृति में जो होती है सो उभयधर्मी होती है, ठीक है। उभयधर्मी आप लोग जानते होंगे, यदि आप लोग तैयारी करते हैं तो आप लोग जानते होंगे। जो धातु ऑक्साइड
जो धातु ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करता है उसे अभिधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है प्रकृति में उभयधर्मी होते हैं। यह जल में अविलेय होते हैं, परंतु सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में घुल जाता है। जल में तो अविलेय होते हैं, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में घुल जाता है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय है। तो अभी हम लोग क्या बात किए हैं, अम्लीय यानी कि पीएच मान कितना होना चाहिए, 7 से कम होना चाहिए। सोडियम कार्बोनेट अभी डिस्कस किए, क्षारीय है। अमोनिया फास्फेट, सोडियम एसीटेट क्या बात किए थे, अम्लीय है। मैग्नीशियम सल्फेट अम्लीय है। तो अमोनिया फास्फेट जो है या क्या, इनमें से क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा लवण अम्लीय है, मतलब अम्लीय है, यानी पीएच मान कितना होना चाहिए, 7 से कम होना चाहिए। तो सोडियम कार्बोनेट या क्या हो गया, क्षार हो गया, अभी हम लोग डिस्कस किए थे। सोडियम एसीटेट ये भी क्षार हो गया। मैग्नीशियम सल्फेट ये भी क्षार हो गया। तो अमोनियम फास्फेट या क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। जब प्रबल अम्ल से दुर्बल क्षार की क्रिया होती है तब प्राप्त लवण की प्रकृति जो होती है वह अम्लीय होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब प्रबल अम्ल से, ठीक है, जब प्रबल अम्ल से दुर्बल अम्ल की क्रिया करते हैं तो प्राप्त लवण की प्रकृति जो होती है वह क्या होती है, तो वह अम्लीय होती है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। जैसे कि अभी मिथाइल ऑरेंज के बारे में बात किए थे, यह क्या था, यह जो से सूचक है, अम्लीय और क्षारीयता का सूचक है। मिथाइल ऑरेंज क्या करती है, ध्यान दीजिएगा। मिथाइल ऑरेंज जो होती है वह अम्लीय होती है। ठीक है, क्या होती है, अम्लीय होती है। तो जो अम्ल होती है वह क्या करती है, नीले लटमस पत्र को लाल में परिवर्तित कर देती है। तो इसका आंसर जो होगा, तो जो मिथाइल ऑरेंज जो है, मिथाइल ऑरेंज क्या करेगी, या अम्लीय माध्यम में, लाल क्षारीय माध्यम में और पीला, तो मिथाइल ऑरेंज डैश होता है। तो मिथाइल ऑरेंज किस में होती है, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं कि मिथाइल ऑरेंज जो होती है अम्लीय माध्यम में लाल होती है और क्षारीय माध्यम में पीला होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिथाइल ऑरेंज डैश में होता है। तो डैश मतलब यहाँ दे दिया है, उसके बाद आपको ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। तो मिथाइल ऑरेंज के बात किए थे कि वह जो इसे क्या करेगी, जब वह अम्ल में होती है तब वह मिथाइल अम्लीय माध्यम में वो कैसा होती है, लाल रंग का होती है। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज जो है वह अम्लीय माध्यम में लाल रंग का होती है और क्षारीय माध्यम में पीला रंग का हो जाती है। अभी हम लोग बात किए थे उभयधर्मी प्रकृति का होता है। तो जैसे कि अभी एल्युमिनियम ऑक्साइड हम लोग बात किए थे क्या, कि वो जो है उभयधर्मी है। ठीक उसी प्रकार से जो जिंक ऑक्साइड है यह भी क्या होती है, यह भी अब उभयधर्मी तत्व होती है। जैसे कि बोलेंगे कि उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, जो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार को दिखाते हैं। जैसे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया और जिंक ऑक्साइड हो गया, ये दोनों उदाहरण जो से क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण है। क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन जो से बार बार रिपीट होती है, उभयधर्मी ऑक्साइड। तो ध्यान रखिएगा, जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड जो से क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए किस मौलिक गुण का प्रयोग किया था। कौन, किसके बारे में चर्चा चल रहा है, मेंडलीफ। तो ध्यान दीजिएगा, मेंडलीफ जो किया था किसके बारे में, यानी कि मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में जो तत्वों को व्यवस्थित किया था वह किस मौलिक गुण का प्रयोग करके किया था। तो परमाणु द्रव्यमान पर किया था। मेंडलीफ किसने किया था, परमाणु द्रव्यमान पर। अब हम लोग बात करते हैं मेंडलीफ के आवर्त सारणी के बारे में। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार, तो आवर्त सारणी का नियम किसने दिया था, तो मेंडलीफ ने दिया था। तत्वों को भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भार और द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। यानी कि जो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी को जो व्यवस्थित किया था वह परमाणु भार और परमाणु द्रव्यमान पर व्यवस्थित किया था।
यदि तत्वों को उनके द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा जाए, यदि एलिमेंट को उनके द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो एक नियमित अंतराल के पश्चात समान गुणधर्म वाले तत्व पुनः प्राप्त होते हैं। अब देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को डैश ऊर्ध्वाधर और स्तंभों में विन्यासित किया गया था। तो ध्यान दीजिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को 18 ऊर्ध्वाधर, यानी कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में, ठीक है, तत्वों को 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विन्यासित किया गया था। जैसे कि बात करेंगे कि वहाँ पे जो होती है वर्ग होती है और क्या होती है, समूह होती है, वर्ग और समूह होती है। तो आधुनिक आवर्त सारणी को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो आधुनिक आवर्त सारणी को मोसले के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या पूछेगा तो 18, या वर्ग या समूह की संख्या पूछेगा तो 18, जिसे हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वाधर। तो पूछेगा क्वेश्चन कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह या वर्ग या ऊर्ध्वाधर की संख्या जो से कितना है, 18 है। ठीक इसी प्रकार से पूछेगा कि क्षैतिज स्तंभ, जिसे हम लोग आवर्त कहते हैं, तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो क्षैतिज स्तंभ है, आवर्त जो होती है वह कितनी होती है? तो 7 होती है। इस आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज तो जो या आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर को हम लोग क्या कहते हैं? तो वर्ग कहते हैं, और क्षैतिज को क्या कहते हैं? तो आवर्त कहते हैं। आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ रखा गया है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में धातु को जो रखा गया है वह बाईं की ओर रखा गया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को बाईं ओर रखा गया है, और धातुओं के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं की क्रियाशीलता बढ़ती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को किस तरफ रखा गया है? तो धातुओं को बाईं तरफ रखा गया है। ठीक है, धातु के वर्ग में जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो धातुओं की क्रियाशीलता जो होती है वह बढ़ती है। चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व कौन कौन सी है? तो इसके लिए आप लोगों को कोई ट्रिक बताएंगे, कोई बहुत सारा ट्रिक है याद करने के लिए, वो ट्रिक बताएंगे, उसके बाद सब याद हो जाएगा। चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व, तो ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम जो है, कैल्शियम आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में है। कैल्शियम आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में है, और समूह पूछेगा तो दूसरा में है। तथा एस ब्लॉक का तत्व है, यह एक क्षारीय मृदा धातु है। कैल्शियम क्या है? कैल्शियम जो है वह क्षारीय मृदा धातु है। यह सफ़ेद चमत्कार या मुलायम धातु होती है। कैल्शियम का अपेक्षित घनत्व जो होती है सो 1.55 होता है। तो क्वेश्चन इस टाइप से एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। न्यूलैंड्स ने तत्वों को उनके डैश के आधार पर आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया था। न्यूलैंड्स, अष्टक का सिद्धांत किसने दिया था? क्वेश्चन पूछेगा कि अष्टक का सिद्धांत किसने दिया था? तो अष्टक का सिद्धांत जो दिया था वह न्यूलैंड्स दिया था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि न्यूलैंड्स ने तत्वों को आवर्त सारणी में किस आधार पर, यानी कि किस गुण पर सजाया था? तो ध्यान दीजिएगा, वह गुण जो है परमाणु द्रव्यमान के आरोही मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम में सजाया था। न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत नियम अनुसार आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के
बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया था। 8वें तत्व के गुण जो होती है पहले तत्व के समान होती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि आवर्त सारणी में 8वें तत्व का गुण जो होती है वह पहले तत्व के समान होती है। यह नियम किसने मतलब यह परिभाषा किसने बोला है? तो न्यूलैंड्स ने बोला है। अब देखते हैं जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम जो होती है वह कहाँ तक लागू होता है? तो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम जो होती है केवल कैल्शियम तक ही लागू होती है। अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन, न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत में किन दो तत्वों का गुण समान पाए जाते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत में किन दो तत्वों का गुण समान पाया जाता है? तो लिथियम और सोडियम का पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। उस जर्मन रसायनज्ञ का नाम बताइए जिसने 1817 में तत्वों को त्रिक में समूहबद्ध किया था। तो तत्वों को जो त्रिक में समूहबद्ध किया था वो किसने दिया था? तो त्रिक का नियम किसने दिया था? डोबरे-नाइनर ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अब देखते हैं डोबरे-नाइनर के जो त्रिक नियम है सो क्या है? तो त्रिक नियम में पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान का औसत मान दूसरे तत्व के लगभग बराबर होता है। यानी कि डोबरे-नाइनर का एक त्रिक नियम के अनुसार कहना है कि पहले और तीसरे तत्व का परमाणु पहला और तीसरा तत्व का परमाणु जो है परमाणु द्रव्यमान का औसत पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान का औसत मान दूसरे तत्व के लगभग बराबर होता है। ये किसका कहना था? तो ये कहना था डोबरे-नाइनर का। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है? लिथियम, यहाँ पे क्या है? सोडियम, यहाँ पे क्या है? पोटेशियम। तो लिथियम और यानी पहले और तीसरे, तो लिथियम ऐड करेंगे और किसको ऐड करेंगे? पोटेशियम। तो दोनों का जब ऐड करेंगे तो 7 + 39 और क्या औसत मतलब डिवाइड करना 2 से, क्योंकि 2 है तो 2 ही से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 ही के बारे में बोल रहे हैं ना, पहले और तीसरे। तो संख्या कितना 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे। जब इसको डिवाइड करते हैं तो सोडियम के द्रव्यमान निकल जाता है 23। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, उत्कृष्ट गैसों को न्यूलैंड्स के अष्टक के सिद्धांत में क्यों शामिल किया गया? अब ध्यान दीजिएगा कि उत्कृष्ट गैस जो है जिसे हम लोग नोबेल गैस कहते हैं, तो नोबेल गैस को न्यूलैंड्स के अष्टक के सिद्धांत में क्यों शामिल किया गया? तो ये तत्व उस समय ज्ञात नहीं थे, तो शामिल नहीं किया गया। उत्कृष्ट गैस यानी कि नोबेल गैस को न्यूलैंड्स के अष्टक के सिद्धांत में क्यों शामिल नहीं किया गया था? तो क्योंकि उस समय तत्व जो से ज्ञात नहीं थे, इसलिए नहीं शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्कृष्ट गैसों को न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत में शामिल नहीं किया गया क्योंकि उस समय ये तत्व ज्ञात नहीं थे। अब हम बात करते हैं, एक बहुत अच्छी सी क्वेश्चन है, इस पैटर्न पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 वाला एक तत्व आधुनिक आवर्त सारणी में समूह डैश में रखा गया है। ध्यान दीजिएगा, 288 यानी कि 8 और 2 10, 10 और 8 18। 18 किसका होता है? आर्गन का। तो ये कौन सा समूह में रखा गया है? तो समूह जो है आधुनिक आवर्त सारणी की 18वां समूह में रखा गया है। जैसे कि बोल सकते हैं एस ब्लॉक का जो समूह होता है, समूह 1 में जो होती है वह तो यहाँ थोड़ा हम लोग डिस्कस करते हैं कि समूह 1 में जितना भी तत्व होते हैं, यानी ग्रुप 1 के तत्व जो होती है वो सारे क्षारीय धातु कहलाते हैं। लेकिन
जो ग्रुप 2 के तत्व जो होती है सो सारे क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं। सारा जो होती है यानी कि ग्रुप 1 के तत्व क्षारीय धातु कहलाते हैं और ग्रुप 2 के तत्व क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं। तो चलिए इसके लिए हम लोग को थोड़ा पीरियोडिक टेबल समझना पड़ेगा। तो पीरियोडिक टेबल को हम लोग बाद में समझेंगे कि पीरियोडिक टेबल जो होती है उसके बारे में समझना पड़ेगा, तब यहाँ से आप क्षारीय धातु वो सब जैसे एस ब्लॉक डी ब्लॉक वगैरह सब निकाल सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नोबेल गैस जो होती है आवर्त सारणी के वर्ग 18 की गैस है, यानी कि नोबेल गैस जो है आवर्त सारणी के वर्ग 18 की गैसें हैं और ये प्रकृति में निष्क्रिय होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नोबेल गैस जो है किस आवर्त सारणी के किस वर्ग में है, तो 18वें वर्ग में है। अब नोबेल गैस जो से कौन कौन सा है, जैसे कि हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जिनॉन हो गया, रेडॉन हो गया, ये सब क्या है, ये सब नोबेल गैस है। जबकि हाइड्रोजन जो है सो नोबेल गैस नहीं है, वह अपवाद में हो गया। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर उपस्थित इकलौती अधातु कौन सी है, तो आधुनिक आवर्त सारणी जो पीरियोडिक टेबल जो है उसमें बाईं ओर उपस्थित इकलौती अधातु कौन है, तो हाइड्रोजन है जो कि ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिलता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाइड्रोजन आवर्त सारणी की बाईं ओर उपस्थित इकलौती गैर धातु है, ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक जो होती है वह कितना होती है, 1 होती है, और परमाणु भार पूछेगा तो 1.008 होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रोजन का खोज किसने किया था, तो इसकी खोज कैवेंडिश ने किया था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, समूह 1 के तत्वों को क्या कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि समूह 1 जो ग्रुप 1 के है, ग्रुप 1 में तत्व जो आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग कि ग्रुप 1 को अभी हम लोग क्या बोले थे कि क्षारीय धातु कहलाता है, ठीक है, और ग्रुप 2 का क्या होता है, क्षारीय मृदा धातु कहलाता है। तो क्षारीय धातुओं को आवर्त सारणी की समूह 1 में रखा गया तथा एस ब्लॉक में स्थान दिया गया है। क्षारीय धातु कैसा होती है, तो मुलायम होती है और चमकदार होती है। अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन, जैसे कि हैलोजन जो होती है तत्वों को आवर्त सारणी के वर्ग 17 में रखा गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हैलोजन जो है तत्वों के आवर्त सारणी में कौन सी वर्ग में रखा गया है, तो रखा गया है 17वां में, ठीक है, 17वां में। अब कहता है हैलोजन जो होती है हैलोजन तत्वों की संख्या कितनी होती है, तो 5 होती है। अब हम लोग बात करते हैं कि जैसे कि हैलोजन तत्व कौन कौन सा हो गया, जैसे कि फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, एस्टेटिन हो गया। तो जो 5 जो है ये 5 तत्व की संख्या जो है यह कौन सी है, हैलोजन है। परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, तो जो परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग करते हैं वह परमाणिक आकार को नापने के लिए प्रयोग करते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप कौन सा निष्कर्ष इसका सही निकल रहा है। अब देखते हैं, आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है, ठीक है। आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। तो इसके लिए आपको एक बार पीरियोडिक टेबल अच्छा सा समझना होगा, तो उसके बाद में पता चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम बताना चाहता हूँ, यहाँ पे हम बता रहा हूँ कि जो आवर्त सारणी में जो होती है, आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाते हैं, यानी कि बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है, तो वह बिल्कुल सही होती है, ठीक है। लेकिन परमाणु त्रिज्या की वृद्धि होती है तो वृद्धि नहीं होती है। चलिए इसके बारे में लोग डिस्कस कर लेंगे कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की रासायनिक क्रियाशीलता जो होती है वह घट जाती है और बाद में बढ़ जाती है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत जो होती है, विद्युत आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत जो होती है वह कैसा होती है,
तो ऋणात्मक होती है। ध्यान दीजिएगा, ऋणात्मक तत्व होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो होती है वह कौन सा होती है। तो ध्यान दीजिएगा कि सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व जो होती है वह फ्लोरीन होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है, क्योंकि फ्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होती है वह 9 होती है तथा द्रव्यमान संख्या जो होती है सो 19 होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस प्रकार से होता है और फ्लोरीन आवर्त सारणी के 17वें समूह में आता है और कैसा है, ये हैलोजन ग्रुप का तत्व है। अब बात करते हैं विद्युत ऋणात्मक सबसे, यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि विद्युत ऋणात्मक सबसे कम किसकी होती है। तो फ्लोरीन की होती है और एस्टेटिन का जो होती है वह सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग ध्यान दीजिएगा। वर्तमान में ज्ञात तत्वों की कुल संख्या जो है वह कितनी है। तो वर्तमान में कुल तत्वों की संख्या जो है वह 118 है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से क्या संक्रमण तत्वों की एक विशेषता नहीं है। तो संक्रमण तत्वों का विशेषता क्या नहीं है, अब हम बात करते हैं इसके बारे में। तो अब हम लोग देख लेते हैं। इनमें से अधिकांश का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में होती है। ठीक है, निम्न में से कौन क्या संक्रमण तत्वों के अच्छा क्वेश्चन आप यहाँ देखिएगा, नहीं पूछ के फंसा देता है। निम्न में से क्या संक्रमण तत्व की एक विशेषता नहीं है। तो इनमें से अधिकांश का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में होती है, ये संक्रमण होता है। ये सभी वायु है, ये जो इसे विशेषता नहीं है। ये सभी धातुएं होती है और इनके क्वथनांक तथा गलांक ऊंच होते हैं। बिल्कुल सही है, ये भी सही है। ये ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होते हैं। तो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो होगा सो आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।